एकदम ठीक कहा आपने। हम आपके विचारधारा से पूरी तरह से सहमत हैं। कल का पूजन राजकुमारी रत्ना ही करेंगी। गंगाधर तिरछी नजरों से रत्ना की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्दे की आड़ में छिप जाती है। आखिर क्या प्रयोजन था राजपुरोहित गंगाधर का? क्या एकादशी पूजन में राजकुमारी रत्ना को बुलाने में उसकी कोई सोची समझी साजिश थी? और क्या रत्ना उससे बच पाएगी? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी। अगले दिन राजकुमारी रत्ना और गंगाधर शिव मंदिर में एकादशी की पूजा संपन्न कर रहे थे। प्रभु की आराधना करते वक्त रत्ना को ऐसा लग रहा था जैसे गंगाधर उसे अजीब तरीके से देखे जा रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान उपासना में ही लगा दिया और उसके व्याखार को नजरअंदाज करने लगी। गंगाधर ने पुष्पमाला और आरती की थाली देने के बहाने रत्ना को स्पर्श करने की कोशिश की। रत्ना ने उसे क्रोधित होकर अपनी तीव्र दृष्टि से देखा। क्या हुआ राजकुमारी? शायद ऐसा गलती से हुआ हो। सारे वक्त गंगाधर उसे किसी न किसी बहाने से स्पर्श करने की कोशिश कर रहा था। पूजा खत्म होने तक रत्ना का सब्र का बांध टूटने लगा था। राजपुरोहित, आप अपने दुस्साहस की सीमा लांघ रहे हैं। परंतु मैंने क्या किया राजकुमारी? क्या हुआ राजकुमारी? रत्ना ने ये बात दासियों को ना कहकर पहले महाराज को बताना आवश्यक समझा। वो नहीं चाहती थी कि राजमहल में उनके और गंगाधर के बारे में कोई अफवाह फैले। कुछ नहीं, पूजन समाप्त हो गया है। आप लोग सभी में प्रसाद वितरित कर सकते हैं। ठीक है राजकुमारी। रत्ना वहां से जाने लगी, लेकिन गंगाधर अब भी उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। उसकी सबसे प्रिय मित्र मोहिनी ने इस बात पर गौर किया। मैंने देखा गंगाधर को, जिस तरह से वो आपको ताक रहा था। आप आदेश दे तो मैं सिपाही बुलाकर अभी उसे कालकोठरी में बंद करवा दूं? नहीं मोहिनी, उसे पिताजी ही सजा देंगे। आज समारोह के बाद मैं उनसे इस बारे में खुद बात करूंगी। जैसे आप उचित समझें। सायंकाल में द्वंद्व प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। पूरे राज्य के शूरवीर योद्धा आज अपना पराक्रम दिखाने वाले थे। आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। जो शूरवीर जीतेगा उसे राजकुमारी का निजी अंगरक्षक बनने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन राजकुमारी कहाँ है? दिख नहीं रही। यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछने वाला था। लेकिन मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। महामंत्री, कहाँ है राजकुमारी? उन्हें तुरंत ही ढूंढा जाए। सबकी नजरें मैदान पर थी। राजकुमारी रत्ना युद्ध कवच पहने घोड़े पर सवार मैदान में आगे बढ़ रही थी। प्रणाम महाराज। राजकुमारी, क्या हम सही समझ रहे हैं? जी महाराज, आज हम भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये नहीं हो सकता। रत्ना, आप तुरंत यहाँ आइए और हमारे साथ विराजिए। एक राजकुमारी को ये शोभा नहीं देता। आप भूल रही हैं महारानी, रत्ना एक राजकुमारी होने के साथ साथ हमारी सेना की सिपाही भी है। वो अवश्य ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। महारानी ने मुंह बनाते हुए रत्ना की तरफ देखा। उसके चेहरे पे एक विजयी मुस्कान थी। जब रत्ना ने दूसरे योद्धाओं के बीच अपना स्थान ग्रहण किया तो उनमें खुसफुसाहट शुरू हो गई। एकमात्र सदाशिव ही था जो उसके जज्बे को सराहना देते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सुनो सुनो सुनो, तीरंदाजी के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी योद्धा अपना स्थान ग्रहण कर लें। रत्ना, सदाशिव समेत कुछ और योद्धा अपने अपने स्थान पर जाकर खड़े हो गए। रत्ना को तीरंदाजी में विशेष महारत हासिल थी।
पूरा राज्य उसके जयकार करने लगा था। महाराज अपनी प्रजा के प्यार को देखते हुए फूले नहीं समा रहे थे। 3, 2, 1, दागो! रत्ना और सदाशिव के तीर एकदम सटीक निशाने पर जाके लगे थे। पूरी प्रजा उनके नाम के जयकारे लगाने लगी। शाबाश राजकुमारी। राजकुमारी रत्ना और शूरवीर सदाशिव दोनों ने ही इस प्रतियोगिता में पहला स्थान ग्रहण किया है। देवदत्त को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब ये तीनों प्रतियोगी दूसरे चरण में मुकाबला करेंगे। मुकाबले को और कठिन बनाने के लिए एक विशेष खेल का आयोजन किया गया। इन गोल गोल घूमती मछलियों के कतार को तीनों प्रतियोगी बारी बारी से दागेंगे। जो सबसे ज्यादा मछलियां दाग पाएगा वही विजेता बनेगा। सबसे पहले देवदत्त को अवसर मिला। उसने निशाना लगाया और एक साथ 3 तीर दाग दिए। देवदत्त ने 10 में से 6 मछलियां उड़ा दी थी। बहुत खूब देवदत्त, अब बारी है राजकुमारी की। रत्ना ने एक साथ 4 तीर चला दिए। 10 में से 8 मछलियों पे निशाना लग चुका था। राजकुमारी रत्ना ने देवदत्त को पराजित कर दिया है। अब यह देखना है कि क्या शूरवीर सदाशिव रत्ना को हरा पाते हैं या नहीं। मुकाबला बेहद रोमांचक हो चला था। पूरी प्रजा आपस में फुसफुसा रही थी। किसी को रत्ना पर भरोसा था तो कोई सदाशिव पर दांव लगा रहा था। सदाशिव ने अपना धनुष उठाया और मछलियों की कतार की तरफ ध्यान से देखने लगा। रत्ना भी उसका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक थी। अगले ही पल में उसने एक के बाद एक 5 तीर दाग दिए। महाराज भी यह देखकर चौंक कर उठ खड़े हुए। विस्मय से सबकी सांसें थम गई। सदाशिव ने सभी मछलियों को छिन्न भिन्न कर दिया था। और इस प्रतियोगिता के विजेता हैं विजयनगर राज्य के शूरवीर सदाशिव। बहुत खूब शूरवीर सदाशिव। आज से पहले कोई भी राजकुमारी को तीरंदाजी में पराजित नहीं कर पाया है। आपने आज बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया है। हम आपको इस विशेष तलवार से पुरस्कृत करते हैं। पूरे उत्तर राज्यों में आपको ऐसी नायाब तलवार कहीं और नहीं मिलेगी। शुक्रिया महाराज, हमें ये सौभाग्य देने के लिए। हम राजकुमारी के जज्बे और कुशलता को सलाम करते हैं। आपके प्रदर्शन की जितनी तारीफ की जाए कम है। हम आशा करते हैं आप हमारे सैनिकों को भी अपनी कुछ युक्तियां सिखाएंगे। जो आज्ञा राजकुमारी। रात के वक्त राजकुमारी अपनी सहेली मोहिनी के संग बाग में घूम रही थी। आज पहली बार आपको तीरंदाजी में पराजित प्राप्त हुई है। सूरवीर सदाशिव के लिए मन में द्वेष उठ रहा होगा। हाँ, द्वेष है तो जरूर, लेकिन उतना नहीं जितना कि हमने सोचा था। क्या तात्पर्य है आपका? इतने प्रसिद्ध धनुर्धर होने के बावजूद हमने सूरवीर सदाशिव में एक शीतलता महसूस की है। वो सच में महानता की मूरत है। कहीं आज सूर्य देवता पश्चिम में तो नहीं उगे थे? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आज पहली बार राजकुमारी ने किसी मर्द के लिए 2 मीठे बोल बोले हैं। आश्चर्य तो होगा ही। ऐसा नहीं है। हमने बचपन से ही देखा है, अक्सर मर्द औरतों को केवल एक आभूषण समझते आए हैं। बचपन में हमने जब धनुर्विद्या सीखने का हठ किया तो कितने ही मंत्रियों ने उसका प्रतिवाद किया था, ये बोलकर कि हमें इस शिक्षण की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ पिताजी के समर्थन की वजह से हम ये ज्ञान ग्रहण कर पाए। आज पहली बार हमें कोई वीर मिला जिसने हमें अपने बराबर का पद दिया है। राजकुमारी,
कहीं आप सूरवीर सदाशिव को पसंद तो नहीं करने लगी है? धत, आप ऐसी बेतुकी बातें मत कीजिए। आपकी बातों से तो यही लग रहा है। खटखोलियों के बीच उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई छुप कर उनकी बातें सुन रहा था। शूरवीर सदाशिव ने रत्ना का मन तो जीत लिया है, लेकिन क्या वो उनका दिल भी फतेह कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, सदियों का इंतजार। रंजना को उसकी चिंता होने लगी। सुनिए, श्वेता अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं वो खो तो नहीं गई? अरे रंजना, श्वेता भला कोई छोटी बच्ची तो नहीं कि यहाँ खो जाएगी। यहीं कहीं होगी। पर मेरा जी बहुत घबरा रहा है। चलिए ना उसे ढूंढते हैं। ठीक है, चलो। उन्होंने श्वेता को किले के हर एक कोने में ढूंढ लिया था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। श्वेता, श्वेता बेटा, पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी बच्ची। रंजना रो मत, वो मिल जाएगी। कहीं दीदी वहाँ अंदर महल में तो नहीं चली गई? क्या कह रहे हो तुम हर्ष? पापा, दीदी उस गाइड से उस जगह के बारे में पूछ रही थी, शायद वो वहीं गई हो। श्वेता के पापा ने यह बात गाइड को बताई। गाइड उनको वापस उसी जगह पर ले गया। यह मुमकिन नहीं है सर, यह जगह तो कई महीनों से बंद है। देखिए कितना मोटा सा ताला लगा हुआ है इस पर। कोई इतनी आसानी से अंदर नहीं जा सकता। पापा, ये देखिए। सब लोग हर्ष की तरफ देखते हैं। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होती है। ये देखिए, दीदी की ब्रेसलेट। अरे हाँ, ये तो श्वेता हमेशा पहने रहती है। ये तुम्हें कहाँ मिली हर्ष? यही कोने में पड़ी हुई थी। मुझे लगता है दीदी पक्का इस दरवाजे के अंदर गई है। आप प्लीज इस दरवाजे को खोलिए, हमें अंदर जाकर देखना है। हमें इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इसे खुलवाता हूँ। गाइड के बुलाने पर ऑफिस से एक आदमी चाबी लेकर आता है और वो बड़ा सा ताला खोल दिया जाता है। सभी लोग अंदर जाते हैं। श्वेता, श्वेता बेटा। अंदर महल में कुछ ही कदम रखते हुए उन्हें वहां श्वेता बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, श्वेता क्या हो गया तुझे? इसे यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद श्वेता को होश आता है। माँ, श्वेता तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मुझे क्या हुआ था? तुम बेहोश हो गई थी श्वेता। तुम वहाँ अंदर कैसे पहुंची? उस दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ था। नहीं तो, उस पर कोई ताला नहीं था। जब मैं वहां गई तो वो खुला हुआ था। मैंने सोचा एक बार अंदर जाकर देख आऊं, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। क्यों? क्या लग रहा है तुम्हें? पता नहीं क्यों माँ, मुझे अचानक से घबराहट होने लगी थी। आंखों के सामने अजीब से दृश्य आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों पुराने काल में पहुंच चुकी हूँ। श्वेता की बात सुनकर सब बहुत डर गए थे, लेकिन वो गाइड किसी ख्याल में डूबा हुआ था। आप एक बार मेरे साथ चलिए। क्या बात है? सर, आपकी बेटी बंद दरवाजे के पीछे पहुंच गई और फिर जैसी चीजों का वो विवरण कर रही है, मुझे लगता है यह कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे किसी बहुत ही ताकतवर शक्ति का हाथ है। आपको इसे बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। श्वेता के पापा बेहद चिंतित हो गए थे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर, हमने वो जगह इसलिए बंद कर रखी थी क्योंकि वहां अक्सर लोगों के गायब होने की खबर आती रहती थी। यहाँ तक कि दिन के वक्त भी लोगों को वहां पर किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने का आभास होता रहता है। शुक्र मनाइए कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। श्वेता का परिवार वहां से वापस तो आ गया, लेकिन
उस घटना ने श्वेता के दिमाग में घर कर लिया था और तभी से शुरू हुआ भयानक सपनों का सिलसिला। लेकिन आज का दिन श्वेता के लिए बहुत खास था, क्योंकि आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। श्वेता कॉलेज जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आसमानी नीले रंग का सलवार कमीज उस पर बहुत सज रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए वो अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ रही थी कि तभी कुछ लड़के उसके ठीक सामने आकर खड़े हो गए। हेलो मैडम। ये क्या हरकत है? आपने हमारा रास्ता क्यों रोका? श्वेता की बात सुनकर वहां खड़ा एक बंदा अपनी आवाज ऊंची करके बोलता है, ओहो, एक फ्रेशर होकर इतना एटीट्यूड। वैसे हमसे छुपते छुपाते कहाँ जा रही थी? आज कॉलेज का पहला दिन है और हमारी परमिशन के बिना तो कोई भी क्लास के अंदर नहीं जा सकता। क्यों? आप क्या इस कॉलेज के प्रिंसिपल या डीन हैं जो यहाँ आपका ऑर्डर चलेगा? हे लड़की, हम तुम्हारे सीनियर हैं और हर सीनियर का राइट है फ्रेशर्स की रैगिंग करना। तो कहीं और जाकर इस राइट का प्रयोग कीजिए, श्वेता चौहान पर नहीं, वरना हम एक एक को नानी याद दिला देंगे, समझे कि नहीं? श्वेता की बात सुन सभी ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। ओह रियली? बड़ी हिम्मत है तुम में कि सीनियर से जुबान लड़ा रही हो। अब तुम चुपचाप से चलो उधर और शुरू हो जाओ। तुम्हें कुछ सुनाना होगा, ये हमारा ऑर्डर है। उन लोगों की बातें खत्म भी नहीं हो पाती तब तक मौसम का मिजाज बदलने लगता है। तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है। आसमान में चारों ओर से काले बादल घिर आए हैं। हवाओं के जोर से चारों ओर धूल मिट्टी उड़ने लगती है। श्वेता के साथ उस दिन जो राजगढ़ के किले में हुआ, क्या उसका प्रभाव उसकी आने वाले जीवन पर पड़ने वाला था? और क्या वो कभी अपने हकीकत को जान सकेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।